किसान विद्रोह और आंदोलन। हमारे देश में विभिन्न तरह के विद्रोह और आंदोलन हुए और होते रहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत की जो प्रकृति है वो लोकतांत्रिक है। अब तक के इतिहास में लोकतंत्र की ही परिभाषा मिलती है भारत में। लोकतंत्र का जो हनन होगा तो फिर महाभारत शुरू हो जाता है। भारत का यही इतिहास है कि जब तक लोकतंत्र है तो शांति है। भारत के परिवार में, समाज में, गांव में, देश में, राज्य में जब भी लोकतंत्र का हनन होगा फिर महाभारत की शुरुआत हो जाती है। तो जब भारत गुलाम रहा अंग्रेजों के समय में, यानी मुख्य रूप से कहा जाए यूरोपीय कंपनी के अधीन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और उसके बाद ये आया ब्रिटिश क्राउन के अधीन, तो वो तरह तरह के नियम अपनाते रहे, क्योंकि अंग्रेजों का जो मुख्य मकसद था वो भारत को जल्दी से जल्दी गरीब बनाना था, खोखला करना था ना। दुनिया में जब भी लोग इतिहास उठाकर आप देख लेंगे, दुनिया का कोई भी महान राजा तब तक महान नहीं कहलाता था जब तक कि वो भारत को लूट न ले या भारत पर चढ़ाई न करे या भारत से युद्ध न करे। आप लोग याद रखेंगे कि भारत के आज जो भी स्थिति है, इसके इतिहास के तह में हम जाएंगे तो इसके दोषी भी हम ही निकलते हैं, क्योंकि हम अपने इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं। हमारे इतिहास में साफ लिखा गया है कि दुश्मन को कदापि माफ न किया जाए और शरणागत की हर हाल में रक्षा किया जाए, लेकिन हम अपने वेद मंत्रों को भूल गए और आक्रमण करने वालों को हमने माफ करके छोड़ा और वो दोबारा आए और हमें धन और जन दोनों तरफ से बर्बाद किए। धन भी लूटे और धर्म भी बर्बाद कर दिए। तो इसलिए भारत को तो होशियार हो जाना चाहिए, इतिहास को पढ़ के इतना तो समझ लेना चाहिए। तो जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो विभिन्न तरह के नियम कानून बना रहे थे, जिसके कारण समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों में आक्रोश उत्पन्न होता था। कभी टैक्स बढ़ा दिया जाए, कभी दुगना कर दिया जाए, कभी आधा कर दिया जाए, कभी अकाल भी आए तो भी टैक्स लिया जाए। इस कारण भारत के किसान जो उग्र होने लगे और विदेशी स्वतंत्रता को भारत कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत के जो महान सिद्ध कवि हुए रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, उन्होंने भी कहा है पराधीन सपने हो सुख नाहि। दूसरे की अधीनता में कभी सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, गुलामी तो गुलामी है। इसी गुलामी के चलते भारत के जो किसान हैं वे समय समय पे आंदोलन करते रहे और इन्हीं आंदोलनों से हमेशा कंपटीशन में क्वेश्चन बनते रहते हैं ना। ये आंदोलन और ये है क्षेत्र। आंदोलन कहां हुआ और क्षेत्र क्या है? आंदोलन कहां हुआ और क्षेत्र कहां था? पहला है सन्यासी विद्रोह। पहला विद्रोह कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। इसे आप लोग जरूर याद करेंगे। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800 के बीच में। 1763 से 1800 के बीच में ये विद्रोह होता रहा। इसका जो क्षेत्र रहा वो बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार, उस समय बंगाल और बिहार एक ही में था, बंगाल एवं बिहार। आप लोग समझेंगे, बंगाल से बटा तो बिहार, बंगाल से ही बांग्लादेश है, जान लीजिएगा। बंगाल से ही असम है ना, बिहार से झारखंड, बिहार से उड़ीसा। कितने छोटे हो गए अब, लेकिन जो इसका मुख्य क्षेत्र था वो बंगाल और बिहार रहा। दूसरा विद्रोह है चुआर विद्रोह। दूसरा है चुआर विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में एक विशेष क्वेश्चन आएगा। आनंद मठ एक पुस्तक है, आनंद मठ। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और 8 दिसंबर को इन्हीं के लिखा गया राष्ट्रगीत के लिए संसद में बहस हुई है। कहिया 8 दिसंबर को इन्हीं के लिए बहस हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम को अनदेखा किया और उसी बात को बोल दिए प्रधानमंत्री मोदी जी
तो कांग्रेस और कांग्रेस के पिल्ले बिलबिलाने लगे। क्यों? राष्ट्रगीत तो यही होना जरूरी है, वंदे मातरम। अपने वतन के लिए ही हम झुकेंगे, किसी और के लिए नहीं झुकेंगे। हम किसी खुदा को नहीं मानते, अल्लाह भल्ला किसी को नहीं मानते, कोई ईसा मिसा को नहीं जानते। हम सिर्फ अपने वतन को जानते हैं, क्योंकि हिंदू की यही परिभाषा है, पूजा करे ना करे तो भी हिंदू, जल दे ना दे तो भी हिंदू, गंगा नहाए ना नहाए तो भी हिंदू, वेद पढ़े ना पढ़े तो भी हिंदू। लेकिन सब कुछ करे ना करे वो मायने नहीं रखता, अगर उसके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं तो वो हिंदू नहीं हो सकता। इसीलिए हिंदुस्तान पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है, किसी और का कोई अधिकार यहाँ इंच मात्र भी भारत की भूमि पर किसी और धर्म का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष तो कभी हो ही नहीं सकता। बिना धर्म की राजनीति भी बेकार है, हम नहीं, ये गांधी जी ने कहा, धर्म रहित राजनीति व्यर्थ होती है। चुआर विद्रोह इसका मुख्य इलाका बिहार और बंगाल रहा, बिहार और बंगाल। अगला विद्रोह है बेलूथम्पी। अगला विद्रोह है बेलूथम्पी। बेलूथम्पी अगला विद्रोह है 1766 से 1816 तक इसका समय है। ठीक है, बेलूथम्पी विद्रोह त्रावणकोर केरल में हुआ। कब हुआ? केरल में 1805 ईस्वी में। कहा? केरल, और जगह का नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर याद रखिएगा, त्रावणकोर एक रियासत है। त्रावणकोर एक रियासत है। राजाओं के जो छोटे छोटे राजा होते थे उनके राज्यों को रियासत कहा जाता था। किट्टर विद्रोह अगला है, किट्टर विद्रोह। अगला विद्रोह किट्टर विद्रोह 1824 से 29, 1824 से 29 के बीच ये विद्रोह हुआ। इसका क्षेत्र कर्नाटक और उसके आसपास रहे, कर्नाटक एवं पड़ोस में, उसके आस पड़ोस। ठीक है, ये जितने भी विद्रोह हुए अंग्रेजों के दिन थे। भारत के राजा इसके मुख्य रूप से भुक्तभोगी थे, क्योंकि अंग्रेज जो नियम बनाते थे तो उन नियम के अधीन राजाओं को रहना पड़ता था। और जो मान लीजिए अंग्रेज बोला कि 1/4 हमें टैक्स चाहिए, तो भारत के राजा का भी तो अपना हिस्सा था, ये भी अपना हिस्सा उसमें जोड़ देते थे, जिसके कारण भारतीय किसानों की कमर टूट जाती थी और इसी के फलस्वरूप वो किसानी छोड़कर हथियार उठाने पर मजबूर होते थे ना। इसीलिए इस विद्रोहों को एकाएक भारत में आजादी की बिल्कुल नहीं फूकी गई। 1857 की क्रांति आप पढ़ते हैं तो उससे पहले होने वाला विद्रोह सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में आनंद मठ में बताया गया है। यह क्वेश्चन बार बार आता है। अगला है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह आप लोग बता सकते हैं ये कहां हुआ होगा? गडकरी विद्रोह कहां हुआ होगा? आप लोग कोशिश करें, बताएं। 1844 में हुआ है। ये कब हुआ है? 1844 में। गडकरी कहां के नेता हैं जी? अभी महाराष्ट्र के। कहां के हैं? महाराष्ट्र। ये क्लियर हो गए अब कि गडकरी विद्रोह कहां हुआ? महाराष्ट्र में। अगला है रामोशी विद्रोह। अगला रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र और मराठा सेना में हुआ 1822। कब? 1822। ये मराठा सेना में होने वाला विद्रोह था। मराठा सेना इसका केंद्र था। भील विद्रोह। भील बंजारा ये सब जनजातियां हैं, इनका भी विद्रोह हुआ है, भील विद्रोह। ये भी महाराष्ट्र में हुआ है। कहां हुआ है? महाराष्ट्र। इनके बारे में भी और कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोल विद्रोह। कोल 1831-32 में हुआ। कब हुआ? 1831-32 में है। और भील विद्रोह का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है, लेकिन कोल विद्रोह का क्षेत्र जो है वो झारखंड है। कहां है? झारखंड।
मुख्य रूप से रांची के इलाके में। कहा हुआ? रांची के इलाके में। अगला विद्रोह है संथाल। ये बराबर बिहार में तो क्वेश्चन खूब आता है। संथाल विद्रोह, डेट भी इसका याद रखेंगे आप लोग। ये 1855-56। संथाल विद्रोह को हुल भी कहा जाता है, हुल ना। 1855-56 में होने वाला विद्रोह था ये। भागलपुर, कहा? भागलपुर किस जगह है? बिहार में है ना। संथाल विद्रोह के नेताओं के बारे में आप लोग जानते हैं? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू कान्हू याद रखिएगा आप लोग, इसके नेता हैं सिद्धू कान्हू। ये हमेशा क्वेश्चन आएगा। संथाल, इसे हुल भी बोला जाता है ना, हुल। संथाल विद्रोह को हुल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला है मुंडा विद्रोह। अगला है मुंडा, यह बिरसा मुंडा से संबंधित है। इसे उलगुलान भी कहा जाता है। याद रखेंगे इन उपनाम को, इनके निकनेम को जरूर याद रखेंगे। मुंडा, उलगुलान भी इसे कहा जाता है। 1899 में होने वाला था ये। 1899 में होने वाला यह विद्रोह है। इसे 1900 तक माना जाता है। 1900 तक माना जाता है। 1800 से 1900 के बीच में हुआ। और इसके मुख्य नेता कौन थे? बिरसा मुंडा ना। ये झारखंड में हुआ था। कहां हुआ था? झारखंड में। इसीलिए मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भगवान बिरसा। आप लोग जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अभी एक हिडमा मारा गया, अभी एक हिडमा नाम का नक्सली मारा गया। उसके बचाव वाले लोग, ये जेएनयू में पढ़ते हैं पिल्ले, ये कांग्रेसी पिल्ले पढ़ते तो जेएनयू में है, लेकिन विचार तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि रावण के पुत्र हैं, रावण के नजायज औलाद है। ये हिडमा को बोलता है कि ये भगवान बिरसा से इनकी तुलना करता है। सोच लीजिए इस देश में कितने हम लोग आस्तीन के सांप पाल के रखे हैं जो हमारे ही खाते हैं और हमें ही गाली देते हैं। यानी एक नक्सली की तुलना ये बिरसा मुंडा से करता है। एक मेरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था कि आतंकियों के साथ बैठ के डिनर करता था, और आज ये सवाल उठाते हैं आतंकियों के घर उड़ाने पर। और आज उन्हीं के चेले चपाटी जेएनयू में बैठ के पढ़ते हैं, और भारत में नक्सली जब मारा जाता है तो ये उसकी तुलना भगवान बिरसा से कर रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगर उच्च क्लास की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेरी बातों को गौर करिएगा, इसमें मेंस में भी लिखने को मौका मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन पे। अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत, ताना भगत आंदोलन 1914 ये किसके नेतृत्व में था? तिलका माझी। इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किसे बोलते हैं हम लोग? झारखंड को ना। छोटा नागपुर का जो इलाका था वो इस विद्रोह से, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित रहा। अगला है रंपा विद्रोह। रंपा, अगला विद्रोह का नाम रंपा विद्रोह। और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ 1922-24। 1922-24 के बीच में हुआ, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है ना। और एक क्वेश्चन और जानेंगे आप लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। भारत में पंचायती राज सबसे पहले नागौर राजस्थान में लागू हुई थी। अगर राजस्थान ऑप्शन में ना रहे तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और अंतिम है बहादी आंदोलन। बहादी आंदोलन ये संपूर्ण भारत में था। ये कहां था? संपूर्ण भारत में था इसका क्षेत्र, क्योंकि खासकर इसमें मुस्लिम अधिक शामिल थे ना। 1830 से 1860 के बीच हुआ था। 1830 से 1860 के बीच में होने वाला ये विद्रोह रहा। हाँ, सर सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद बरेलवी इसके नेता रहे। आप लोग जरा सा और कुछ ध्यान दीजिएगा। इन विद्रोहों का कारण क्या रहा? अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की नीतियां। और अंग्रेजों की नीतियों को दबे स्वर में भारतीय राजाओं का भी कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त
था, क्योंकि भारत के संपूर्ण राजा कभी चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज भारत से जाए। अंग्रेज अगर भारत से कब गए, आप लोग यही ना जानते हो कि हमने आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सच है कि हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि देश के बड़े बड़े लाल हमने खोए हैं। जो बचे वो तो गद्दार ही मान के चले, जो देश के ओरिजिनल थे वो तो चले गए। उनके परिवार के बारे में आज कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, इसी देश में कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। लेकिन जो मलाई मारने वाले थे, जिन्हें सहारे की आवश्यकता थी, वे आज भी देश को लूट रहे हैं। 1857 के क्रांति के गद्दार जितने भी राजा थे, उनके वंशज आज भी भारत में मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता के पद पर सुशोभित होते हैं। कुछ के नाम आप लोग किताबों में पढ़ लीजिएगा, मैं कहूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। आजादी 1857 में ही मिल जाती। 1857 की क्रांति हुई क्यों? देश की जनता पर अत्याचार तो हो ही रहा था, तो जनता के लिए कभी राजा नहीं लड़ते हैं। जब राजाओं पे नीतियां लागू होने लगी, हड़प नीति, सहायक संधि, ना गोद प्रथा का विरोध, जब ऐसे कुछ कानून अंग्रेजों ने बनाए तो इन राजाओं को लगा करे ये तो अब हमें ही समाप्त करने के चक्कर में लगे हैं। तब कुछ राजाओं ने हथियार उठाया और बल प्रयोग किया, और यही मुगल शासक, यही मुगलिया सल्तनत अंग्रेजों के दिए हुए पेंशन पर जीते थे, लेकिन अंग्रेजों से कभी विद्रोह करने की क्षमता नहीं देते थे। हमें पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूकने वाला अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। वो क्या बिगुल फूकेगा? तो पेड़ी तो बजेगी नहीं उससे, वो बिगुल फूकेगा? तो पेड़ी बजाने की क्षमता नहीं बची थी उसमें। और 1857 की क्रांति जो थी, हमारे देश के सैनिकों ने, देश के किसानों ने लड़ा, देश के गरीब लोगों ने लड़ा। 1857 की क्रांति में जो सबसे उदासीन रहा, उस वर्ग के नाम है बौद्धिक वर्ग। जो पढ़े लिखे लोग रहे, शिक्षित लोग थे, वो 1857 की क्रांति से दूर रहे, क्योंकि उन्हें अपने नेताओं पे भरोसा ही नहीं था। ना इन लोगों के पास कोई युद्ध करने की नीति थी, ना हथियार थे, ना धन थे, ना। इसीलिए जो 1857 की क्रांति थी, ये कुछ हद तक सफल रही। क्यों कुछ हद तक? कि भारत की जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक, लिखिए आप लोग।